अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का आज महाटीटी का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर फर्स्ट का। इससे पहले मैंने बहुत सारे पेपर महाटीटी के पेपर फर्स्ट दोनों से इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बनाए। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको किरल भाई सारे पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 18 का पेपर डिस्कस करेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसकी जो पीडीएफ जनरेट होंगी जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन मार्किंग वगैरह करूंगा, तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप जाके इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जो बच्चे महाटीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो महाटीटी की बैचेस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी चालू है। उर्दू मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए फिलहाल बैच नहीं है। उसके बाद में ये क्लास में आपको सारी चीजें मिलेगी। डेली लाइव क्लासेस विद इंटरेक्शन है। ऐसा नहीं कि सुनना है आपको इंटरेक्शन करने का मतलब आपके डाउट इंस्टेंट ऑफलाइन क्लास की तरह आपको वो कॉल करा के देते। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर है, सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सारी चीजें क्लास में बहुत अच्छे से कराते हैं। उसके अलावा सीटेट की बैचेस भी चालू है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे दिसंबर की, तो सीटेट की बैचेस चालू है। तो नीचे नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। जो ऑफलाइन आना चाहता है तो यहाँ पर ऑफलाइन आके विजिट कीजिए, और जो ऑनलाइन करेगा वो यहाँ पे नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे आज के पेपर सॉल्विंग पे। ठीक है, तो एक एक समझेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आराम से समझते चलो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि चूज वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द आइटम्स अंडरलाइन। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, अंडरलाइन जो फ्रेज है या आइटम्स है, इसका अच्छा वाला मतलब आपको बताना है, बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। तो यहाँ पर जो लिखा है सेंटेंस वो ये है कि हिज सिंगिंग टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो आइटम्स है जो पूछा है वो है टुक बाय स्टॉर्म। स्टॉर्म ऐसा ये वाली, इसका मतलब पूछा आपसे। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि किसी को ना एकदम इम्प्रेस करना या फिर अट्रैक्ट करना। इसका मतलब ऐसे अट्रैक्ट, ग्रेटली इम्प्रेस करना है, ऐसे नॉर्मल इम्प्रेस नहीं है, जबरदस्त इम्प्रेस करना है या फिर जबरदस्त अट्रैक्ट करना है, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इसको तो हिज सिंगिंग टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म, मतलब ऑडियंस को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया या इम्प्रेस किया, ऐसा मतलब है उसका। तो यहाँ पर हैप्पी किया नहीं, अट्रैक्ट, इम्प्रेस, पीपल प्राइज करते हैं उसकी सिंगिंग को, वो अलग है, बट उसकी सिंगिंग ने अट्रैक्ट किया है लोगों को। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा कैप्टिवेटेड आएगा। कैप्टिवेटेड मतलब लोगों को पूरा अट्रैक्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया उसने। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर करेंगे ये वाला। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल चूज करना है आपको। तो यहाँ लिख लिया द कंप्यूटर अलाउ द टू डील विद डैश लॉट ऑफ डेटा क्विकली। तो यहाँ पर आएगा कंप्यूटर अलाउज, मतलब कोई भी कंप्यूटर, यहाँ पे आप ए आर्टिकल आएगा ए, और कंप्यूटर अलाउ द डील विद लॉट ऑफ डेटा। अब यहाँ पे इससे डील करा मतलब हमें पता है डेटा है, बहुत सारा डेटा है, मतलब डेफिनेट चीज है, इसलिए द ये आर्टिकल बैठेगा। यहाँ पर कंप्यूटर मतलब कोई भी कंप्यूटर क्या करता है, अलाउ कर डेटा को क्या करने के लिए, डील करने के लिए अलाउ कर। तो डेटा एक नॉन एक डेफिनेट चीज होगी, इसलिए द आर्टिकल लगेगा। और यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर की बात होगी, इसलिए क्या लगेगा, ए और दो। तो इसलिए आंसर करेंगे पहला वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इफ क्लॉज वाला। यहाँ पर आपको पूछा इफ वी ट्राइड, यहाँ पर वी टू यूज किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वुड वी वन वाला जो आंसर है वो सही रहेगा। तो यहाँ पर कैन सक्सीड नहीं आएगा, वुड सक्सीड यहाँ पे है, ये आएगा आंसर 2 नंबर का। मे सक्सीड नहीं आएगा, विल सक्सीड नहीं आएगा, ये भी गलत। इफ क्लॉज का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता दें। यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि जो इफ क्लॉज के साथ में सेंटेंस यूज करता है उसमें टेंस का टाइप कौन सा, अगर V1 या फिर V5 रहा, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा। तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर आता शल, विल, कैन और मे, इनमें से कोई एक आएगा और V1 आएगा वर्ब का पहला। अगर आप इफ क्लॉज के साथ में यहाँ पर V2 यूज करते, मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज करते, तो दूसरे वाले सेंटेंस में इनके सारे के पास फॉर्म हो जाता, शाल का हो जाता शुड, विल का हो जाता वुड, कैन का कुड, और मे का माइट, और यहाँ V1 जैसा के वैसा रहता। मतलब जैसे आप पास फॉर्म करते हैं यहाँ से तो ये भी पास में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे परफेक्ट टेंस का भी यहाँ पे अगर इफ क्लॉज के साथ में यहाँ पर हैव या फिर हैज और V3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, तो दूसरे वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे शल या विल या कैन या मे, इनमें से कोई एक लेना है और इसको परफेक्ट टेंस बनाना है V3। उसके बाद में आप जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे इफ वाले क्लॉज को यहाँ पे ऐड करेंगे V3 मतलब पास परफेक्ट टेंस बनेंगे, तो आपको इनके पास फॉर्म लेने पड़ेंगे। यहाँ पे ये आएगा शुड, यहाँ पर आएगा वुड, यहाँ पर आएगा
वुड, और यहाँ पे माइट, और यहाँ पर हैव भी करना है। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ इफ क्लॉज के कुछ कंडीशनल सेंटेंस कैसे यूज किए जाते। तो यहाँ पर उसने पहला वाला इफ क्लॉज के साथ V2 यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस। तो मुझे क्या चेक करना था यहाँ पर, वुड भी वन, वुड या कुड या फिर भी शुड, तो इनमें से कोई एक आना था। तो यहाँ पर मोटा मोटा वुड भी वन आना था मुझे पहले मैंने चेक किया, कैन फ्रैक्चर नहीं आता, पास्ट फॉर्म तो ये यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पास्ट फॉर्म है, इसलिए आंसर ये वाला। सिलेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस दिए, इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा देखना है, और ये डिग्री का सेंटेंस है, डिग्री, और डिग्री में भी बड़े ग्रुप का है, वन ऑफ द बड़ा ग्रुप रहता है डिग्री का, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप रहता है डिग्री के अंदर में। ये सुपरलेटिव डिग्री का वन ऑफ वाला ये है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, देखिए वन ऑफ वाला बड़ा ग्रुप रहता है, और बड़ा ग्रुप में जो भी नाम आएगा वो प्लूरल आता है। यहाँ पे ये प्लूरल नहीं, इसलिए निकल गया वन ऑफ द मोस्ट, और यहाँ पे वन ऑफ द नहीं है, वन ऑफ द नहीं है, मोस्ट, ये निकल गया। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस टुडे, ठीक है, इंग्लिश इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस टुडे। दोनों में क्या फर्क है फिर, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर करेंगे ना, सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये इंग्लिश आंसर तीसरा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी, द ईएसटी आना जरूरी है। भाई लैंग्वेजेस भी, इसके आने वाली लैंग्वेज भी प्लूरल है, थर्ड वाला इसका आंसर। अब डिग्री में छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप समझा देते। जो डिग्री का जो सुपरलेटिव ग्रुप का रहता है बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा राजू, राजू इज ग्रेटेस्ट, राजू इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पर्सन इन द क्लास, इन द क्लास पर्सन, यहाँ पे पर्सन, यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता समझने के लिए, स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, ये छोटा ग्रुप है। जब भी द ईएसटी, यहाँ पे द ईएसटी लगता है ना, यहाँ पे ईएसटी है, ईएसटी और द लगता है, तो ये छोटा ग्रुप रहता है, उसके साथ आने वाला सिंगुलर नाम रहता है, स्टूडेंट लिखा मैंने। बट इसका ही सुपरलेटिव का बड़ा ग्रुप रहता था राजू, राजू इज वन ऑफ द मोस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट स्टूडेंट, तो ये प्लूरल में आता, प्लूरल स्टूडेंट्स इन द क्लास। बाकी चीजें समझ जाओ आप लोग। तो यहाँ पर द ईएसटी, वन ऑफ द ईएसटी, वन ऑफ द ईएसटी जो रहता है ये सुपरलेटिव का बड़ा, उसके साथ जो नाम आता है उसको एस लगता, प्लूरल लेता, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर कहा गया, हाँ यहाँ पे आज, तो यहाँ पर वन ऑफ बड़ा ग्रुप था, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उनको वन ऑफ के साथ ईएसटी चेक करना था, बट यहाँ पे प्लूरल नाम चेक करना था। यहाँ प्लूरल नहीं है तो मैंने इसको पहले काट दिया, यहाँ पर लिखा वन ऑफ द गायब था, इसको काट दिया मैंने। अब यहाँ पे इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ईएसटी आना जरूरी था वहां पे, जो कि मोस्ट ने कवर कर दिया। अब यहाँ पे ईएसटी नहीं, इसलिए भी निकल गई, 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर का आंसर। शॉर्ट टर्म में समझा रहा मैं तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट दिस इज वेरी सिंपल और बहुत ईजी है, जब भी समझ में आता फटाफट। क्राई ऑफ गॉड इज कॉल्ड ब्लिथ, गॉड के क्राई को ब्लिथ बोलते, ब्लिच। और गोल किसके क्राई को बोलते, डॉग, डॉग के साथ में बोलते लायन। इनका जो रोना है वो उसको बोलते गुरुल, वज्र हनीबी, बी रहते हनीबी, शहद की मक्खी, उसको बज बोलते, बज, बी, कुछ नहीं है। और आंसर है हमारा ब्लिथ। एनिमल्स के क्राई, आपको एनिमल्स के क्राई, एनिमल्स के होम, एनिमल्स के मेल फीमेल, एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग मतलब छोटे बच्चे, तो आपको ये रखना है, हर पेपर में इस पे पूछते रहता। अभी रिसेंटली 2024 के पेपर में भी पूछा, तो कौन से एनिमल, सारे एनिमल नहीं जो बच्चों को पता होने चाहिए मोटे मोटे, उसमें पेड एनिमल और वाइल्ड एनिमल दोनों आते। तो गिने चुने नाम है, एक पेज पे आपको मिल जाएंगे, तब बच्चों के पेज गूगल भी करेंगे ना तो मिल जाएंगे। उनके घर है ना, उनके घर के बाद उनके बच्चों को क्या बोलते, मेल फीमेल को क्या बोलते, और उनके क्राई, उनके साउंड्स। तो ये बहुत बिजी है, एक पेज भर की चीज रहेगी, रटना है तो कुछ नहीं कर सकते, तो कट लो। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन लेबल PQR। तो यहाँ पर ना ये जो पैरा जब मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस दिया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, आपको अरेंजमेंट में करना है इसको प्रॉपर तरीके से। तो कैसे करेंगे, तो इसके बहुत तरीके आसान। देखिए कोई भी सेंटेंस है ना शुरू होता नाउन से, और वो सेंटेंस हमेशा वर्ब से कभी नहीं शुरू होता, मतलब वर्ब से शुरू होता ही नहीं कभी, हुआ तो V1 से होता, इंपेरेटिव सेंटेंस। बट यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो इससे तो शुरू नहीं होना है, इससे तो शुरू नहीं होना है।
कोई भी नाम से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस कोई भी नाम से। तो अबाउट 20 ईयर ईगो इन द साउथ अमेरिका एन ओल्ड किंग, तो इससे शुरू हो सकता है या इससे शुरू हो सकता है। जो भी सेंटेंस है आर से और एस से बिल्कुल नहीं शुरू होंगे, तो जो यहाँ पर एस से शुरू हो रहे हैं वो हम लोग पहले काट देंगे। यहाँ पर ये क्यू से और पी से, क्यू और पी, तो समझो लगभग क्यू से शुरू हो रहे हैं। अब हमको कोई दो सेंटेंस यहाँ पर 2 पॉइंट का लॉजिकल कनेक्शन चेक करना है। अगर आप किसी भी 2 पॉइंट का लॉजिकल कनेक्शन देख लेते तो आपको वैसे आंसर आ जाता। तो मैं इसको पढ़ूंगा, एन ओल्ड किंग कॉल्ड राजा राम। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको स्टार्टिंग भी लू या नहीं भी लू मान लू, एन ओल्ड किंग कॉल्ड, अब ये ओल्ड किंग को क्या बोलते हैं ना, तो मतलब उसको राजा राम बोलते हैं, किसको, ओल्ड किंग को। तो मतलब क्यू एस क्या हो गया, ये जोड़ी वैसे जुड़ जाती है आपकी क्यू एस। यहाँ पे क्यू एस स्टार्ट में है, यहाँ पर क्यू पी है, पी। अब क्यू पी में क्या है, पी में पी आ सकता क्या, पी का है पी, हाँ। द ओल्ड किंग अबाउट 20 ईयर ईगो इन द साउथ अमेरिका कॉल्ड रहा, आ गया। यहाँ पर क्या किया उसने, क्या किया पता, मैं आपको समझा देता। पहले यहाँ हमने देखिए क्या किया कि पहले इंट्रोड्यूस किया क्यू से, क्योंकि यहाँ पे हर जगह क्यू है, हमको समझ में आ गया, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू। इनिशियल तो समझ में आ गया हमारे को किससे स्टार्ट हो रही। तो एन ओल्ड किंग अबाउट 20 ईयर ईगो इन साउथ अमेरिका, तो थोड़ी इंट्रोडक्शन किया उसने, कॉल्ड राजा राम। तो इसका इमीडिएटली नहीं बोल सकता था, अगर इमीडिएटली बोलता तो उसका नाम ले लेता सीधा सीधा, एन ओल्ड किंग राजा राम। क्या किया, पहले एक स्टेटमेंट शुरू किया और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसको, उसके बाद में इंट्रोडक्शन दिया उसका कि इतने साल पहले ऐसा साउथ अमेरिका में क्या था, कॉल्ड राजा राम। एक ओल्ड किंग था, उसको क्या बोलते थे, राजा राम। तो बीच में एक प्लेस डाला उसने। तो ये मतलब है कि क्यू के बाद में हमको देखना है पी, उसके बाद में एस आईमा, तो क्यू पी एस थर्ड वाला आंसर। इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं आप। कैसे चेक करेंगे क्रॉस, इसको और कोई और 2 लॉजिकल कनेक्शन आपको दिख रहे क्या, जैसे कि यहाँ पर रूल्ड ऑल द किंगडम, तो ये राजा राम कॉल्ड राजा राम रूल्ड। अब किसने रूल करा, वही राजा ने, वही किंग ने, वही राजा राम ने। तो मतलब एस के बाद में आर आना चाहिए, तो एस के बाद में आर यहाँ, तब क्रॉस चेक करने में भी समझ में आ रहा हूँ। इसी आंसर ये वाला है। ये बहुत सिंपल है, एक सिंपल एक लेक्चर समझाऊंगा मैं आपको, रीअरेंजमेंट की सेल में समझाऊंगा, बता दूंगा। इसको बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ता, इसलिए पढ़ना भी कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, एरर किसमें है, तो पहले द यंग चाइल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कूल सिंग नहीं आता। संग लिखना है तो ऐसे लिखते हैं संग, V2 लिखना है तो ईजी नहीं लगता, मतलब यही गलत हो गया यहाँ पे। मतलब सिंग ये V1 है और दूसरा आता संग V2, ऐसा आता, ईजी नहीं लगता, इसलिए ये गलत हो गया। मतलब गलती किसमें, फिर डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन गिवन सेंटेंसेस, तो ये किस टाइप का क्लॉज है पहचानना है। इट्स लुक एज इफ इट माइट वेन, ऐसा दिख रहा है, मैनर, ऐसा लग रहा है कि वो, ऐसा लग रहा है कि वो शाहरुख खान है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंप्रेसिव इंसान है, ऐसा लग रहा है, इफेक्ट है यहाँ पर, एज इफ जैसे कि तूफान आने वाला है, जैसे कि बहुत खूबसूरत है, जैसे कि राजा दिख रहा है, जैसे कि, तो इसमें मैनर आता, मतलब एज इफ मतलब मैनर की बिहेवियरल पार्ट बताता, तो ये मैनर में आता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आता हमेशा ये वाला। पर आप लोग नहीं सोच के इतना रट लो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आता, कहानी खत्म, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, याद कर लो तो भी खत्म, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा इसका, ये वाला। यहाँ पर ना आप बच्चों क्या करेगा, यहाँ पर क्या बताओ कि सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर, सिलेक्ट अरेंज अकॉर्डिंग टू गिव फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, क्या करने का, इसको क्या करने का, फटाफट लिखने का इसके नीचे, ये पेन से छोटे अक्षरों में, जैसे कि मैं लिख के बताता यहाँ पे। पहले क्या है, यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है आई, 4 नंबर पे क्या है एल, 3 नंबर पे क्या है ई, 5 नंबर पे क्या है ओ, 6 नंबर पे क्या है पी। तो कोई मीनिंगफुल बोलता है नहीं हो रहा। दूसरा देखो यहाँ पे 2 पे क्या है पी, उसके बाद में 5 पे क्या है ओ, 4 पे एल, उसके बाद में 1 पे आई, 6 पे सी और 3 पे क्या ई। तो पुलिस तैयार हो गया, आंसर आ गया आपका। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, निकल जाओ यहाँ से, सिर्फ देखना है, नंबर लिखना है, ऑटोमेटिक हो जाओ। यूज टू लिखना है, यूज टू इस्तेमाल करना है आपको, तो ये वाले सेंटेंस में। तो यूज टू क्या करेंगे, यूज टू इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी है यूज्ड, यूज टू क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो आपको उसको मॉडल ऑक्सिलरी की जगह पे ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी का, वुड की जगह पे वुड, यूज टू वुड, तो यहाँ पर हमने वुड की जगह पे लिया वुड्स टू गेट, ठीक है। यहाँ पर वुड नहीं यूज करना है, दोनों एक साथ यूज नहीं करना है, ये वुड को हटाना है, उसकी जगह पर यूज टू लिखना है, मतलब इसकी जगह पर लिखना है, तो ये लिखिए सही है। यहाँ पर दोनों नहीं लिखना है, कट गया। यूज टू गॉट नहीं आता,
टू के बाद में हमेशा बी वन आता है, बट इसलिए गॉट नहीं आता, गलत हो गया। यहाँ पर यूज के बाद टू गायब कर दिया उसमें, ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या पहले। नेक्स्ट 11 नंबर का, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन द फॉलोइंग इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना है यहाँ पे। हाउ अमेजिंग इट इज आई सेड, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बच्चों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो मैं यहाँ लिखूंगा आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, दैट। और मुझे इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, इसको नॉर्मल बनाना है और उसको टेंस चेंज करना है, मतलब पास्ट टेंस करना है। अब नॉर्मल कैसे बनाते हैं, तो जो क्या है लिख ले, हाउ अमेजिंग इट इज। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको नॉर्मल कैसे बनाते हैं सब, हाउ अमेजिंग, अमेजिंग इट इज, है ना। कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब सबसे लास्ट में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में आता है। इसको नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाने का, तो यहाँ से सब्जेक्ट को कट करने का, उठा के लाने का, है ना, इट इज लिखने का। और ये अगर हाउ रहा तो वेरी करने का, और बाकी चीजें जैसे कि वैसे लिख देनी, अमेजिंग, ठीक है। इसको उठा के लाना है स्टार्ट में, और हाउ रहा तो वेरी लिखने का, बाकी चीजें वैसे की लिखने की, ठीक है। तो इट इज, आप इसका पास्ट टेंस करना पड़ेगा, तो कहेगा इट वॉज। तो हमको क्या चेक करना है फिर, आई एक्सप्लेन दैट इट वॉज, यहाँ पर आगे कहेंगे हमारा इट वॉज, ठीक है, इट वॉज देखना है। तो यहाँ पर आई एक्सप्लेन दैट इट हैज नहीं आएगा, गलत। आई एक्सप्लेन दैट इट वॉज, ठीक है, ये बराबर है। आई सेड नहीं आएगा, एक्सप्लेन आता है। आई एक्सप्लेन दैट इट इज नहीं आता, इट वॉज आता है। क्वेश्चन टैग करना है आपको, किसका टैग करना है, ये वाले सेंटेंस का। मनोरमा कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क इन टाइम। मनोरमा ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखो टैग में अगर कोई नाम आया तो उसको चेंज नहीं करना, वैसे की वैसी ले लेना। और यहाँ समझा दो, टैग में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होता, और आपको यहाँ से ना आपको हेल्पिंग वर्ब लेने पड़ती है इसमें के, ये सब्जेक्ट रहता, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बाकी चीजें आपको कॉमा देना पड़ता, हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, इसमें नोट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसको नोट लेना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट जो भी है तो सब्जेक्ट ऐसा, ठीक है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव दिया, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आया, और मेन वर्ब और जो भी बाकी चीजें, तब को कॉमा देके क्या करना है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट पर इस्तेमाल है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है और सब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, दोनों लगाना हो गया आपका। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव दिया है, यहाँ पर मनोरमा क्लियर है। मनोरमा कैन नॉट कंप्लीट, तो आपको क्या लिखना है, कैन मनोरमा, क्वेश्चन मार्क्स, कैन मनोरमा कंप्लीट कर सकती है क्या, ऐसा। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, कैन मनोरमा। अगला है कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपको। कंपाउंड सेंटेंस में देखो एक सेंटेंस रहता है, यहाँ पे ऐसा एक सेंटेंस रहेगा, और बीच में कंजक्शन कौन कौन से लफ्ज है, एंड, और, बट, और सो, ये इसके कंजक्शन है, ये कंपाउंड सेंटेंस की कंजक्शन है। उसके बाद एक सेंटेंस आता है, यहाँ पर लिखे ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक का एक सेंटेंस और यहाँ तक का एक सेंटेंस बनाना है, इसे दो करने हैं, और बीच में इनमें से कोई एक कंजक्शन आएगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस मतलब कोऑर्डिनेट सेंटेंस बोलते हैं उसमें से आएगा। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर आ गया उसमें नहीं, ये निकल गया। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड आ गया, मतलब हमारा आंसर ये रहेगा। और ये बाकी सेंटेंस जैसा क्या वैसा, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड तो एज नहीं, ओनली सो एज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आता, सिर्फ सो रहा तो समझने का, सो एज नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ही मस्ट वेरी हार्ड एंड, यहाँ पे दो जगह एंड आ गया, आपको देखना है कि कौन सा सही है। एक तो आ गया ये वाला, एक तो ये वाला, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेड, यहाँ पे मेड नहीं है, मैड नहीं है, मैड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मस्ट वर्क B1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर मैड क्यों है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं कर सकते, इसलिए 2 नंबर का आंसर आ गया। करेक्ट स्पेलिंग हेड्रोजीनियस, हेड्रोजीनियस, हेट्रो नहीं लेता, हेटेरो रहता, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सारे एक जैसे लोग, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग या अलग तरह की चीजें। तो हेटेरो आता, हेट्रो नहीं आता, हेट्रो आया ये भी गलत, ये भी गलत, हेट्रो नहीं आता, हेट्रो नहीं, हेट्रो मतलब 4 नंबर का आंसर। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ब्लिज़ार्ड, ब्लिज़ार्ड मतलब नॉर्थ साइड में, मतलब ज्यादा नॉर्थ साइड में, ज्यादा नॉर्थ साइड में, मतलब पूरी दुनिया की नॉर्थ साइड में, मतलब ये मान लो
वाली पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है ना, ये बीच में का इक्वेटर है, तो ये वाले इलाके में, नॉर्थ के ये वाले इलाके में ठंडी बहुत ज्यादा रहती है ये इलाके में, तो ये इलाके में ना हिल स्टॉर्म आते, क्या आते, मतलब स्नो तूफान है ना, स्टॉर्म आते, तूफान में बारिश रहती, रेन रहता और स्नोफॉल होता, स्नो मतलब स्नोफॉल की तूफान आता, बर्फीली तूफान, बर्फीला तूफान बोलते हैं, तो उसको बोलते ब्लिजर्ड। किधर, इधर के इलाकों में, तो इसमें कनाडा आ गया, रशिया आ गया, वो इलाके में अमेरिका आ गया, ये इलाकों में इसको ब्लिजर्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब है द टेम्पेस्ट नहीं आता। उसके बाद में स्नो स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, डेंजरस स्नोफॉल नहीं, स्नो स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, हवा रहती है उसमें तेज, तूफान रहता है एकदम, डेंजरस स्नोफॉल नहीं, तूफान, हवा का तूफान रहता है उसमें। 16 नंबर का है, क्या है कि आपको मतलब ये अंडरलाइन का क्या पता करना है, तो मतलब क्या नियरेस्ट मीन ना। तो राजू इज द इंटरेस्टिंग इन मेडिकल साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ द स्किन, स्किन की डिसीज का जो एक्सपर्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, जो स्किन के एक्सपर्ट रहते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो दिमाग के डॉक्टर रहते हैं ना, हमारे न्यूरॉन सिस्टम के, न्यूरॉन सिस्टम है हमारा, उसके डॉक्टर रहते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं, डिलीवरी वगैरह देखते हैं वो सब चीज। तो इसी आंसर क्या रहेगा, डर्माटोलॉजिस्ट, आंसर क्या रहेगा डर्माटोलॉजिस्ट। एंटोनाइम्स, ओके, एंटोनाइम्स ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, उधर पट्टी करने वाला, पैसे उड़ाने वाला सीधा सीधा, तो उसका अपोजिट रहता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वो रहता जो हिसाब से पैसे खर्चा करता, जहाँ खर्चा होना है वही करता, फालतू नहीं करता। और एक्स्ट्रा विजन मतलब खर्चा बहुत करता पैसे। सेंसिबल मतलब सेंसिबल, केयरफुल और बैलेंस, उसका भी आंसर ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पूछने के पूछा अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है कि इज एन ओल्ड मैन बट ऑनेस्ट, ये दोनों ओल्ड मैन बट ऑनेस्ट, ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, कंजक्शन है ये। प्रीपोजिशन यूज करना है आपको, क्या करना है, शी इज सिटिंग डैश फॉर हर मदर एंड फादर, शी इज सिटिंग बिटवीन है ना, बीच में दो लोगों के बीच में की बात होती है तब बिटवीन आता, दो से ज्यादा रहेंगे जब अमंग की बात आती है, अमंग है ना, शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, के दोस्तों में बैठी है तो बोलेंगे, बट दो की बात होगी तब क्या रहेगा, बिटवीन आएगा, तो यहाँ पे मदर एंड फादर की बात बिटवीन। फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है यहाँ पे, नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, नीचे दिए सेंटेंस में से फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है देखना है, मतलब ये एक सेंटेंस दिया ये वाला, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल किया गया, सी ऑफ पीपल है ना, सी ऑफ पीपल मतलब सी को पीपल बना दिया, मतलब एक चीज दूसरी की तरह नहीं, दूसरी ही रहती है, ऐसे में होता मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर में क्या रहता कि, और सिमिली में फर्क समझा देता। सिमिली मतलब एक चीज दूसरे की तरह है, बी की तरह है, बी तो हम क्या लिखेंगे की तरह है, तो यहाँ पे लाइक या एज लिखते की तरह है ना, जैसे कि ए राजू इज लाइक आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की स्पेलिंग नहीं आइंस्टाइन, तो यहाँ पे लाइक इसके जैसा है, तो राजू किसके जैसा है, आइंस्टाइन के जैसा है, तो ये हो गया आपका सिमिली, ये सिमिली का एग्जांपल। मेटाफर में क्या रहता है कि जो ए है वो बीच है, जो ए है वो क्या है, कुछ नहीं, बीच है डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं उसमें, तो इसमें मोस्टली क्या था, इज आर वाज और वेर की तरह है डायरेक्ट, जैसे राजू इज आइंस्टाइन, हम एग्जांपल कैसे लगे, राजू इज आइंस्टाइन मतलब राजू आइंस्टाइन, राजू ही आइंस्टाइन है, कोई फर्क ही नहीं इसमें। जब एक चीज दूसरी ही है, देखो सिमिली मतलब क्या कि एक चीज दूसरी की तरह है, की तरह है, कि जैसी है तो सिमिली है। और मेटाफर में क्या रहता है कि एक चीज दूसरी ही है, कोई फर्क नहीं उनके बीच में, एक दूसरी ही है, कोई फर्क नहीं है, तो ऐसा होता। तो जैसे राजू इज आइंस्टाइन, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे बोला सी ऑफ पीपल मतलब समंदर जो है ना, तो लोगों को समंदर बोल रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं, इसलिए क्या रहेगा मेटाफर रहेगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब जो बेजान चीजें उसमें हम लोग इंसानी वाली हरकतें डाल देते, तो उसको बोलते पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा अपना इन। सेलेक्ट द एक्टिव वॉइस सेंटेंस गिवन बिलो, एक्टिव वॉइस देना है, पैसिव वॉइस दिया है आपको, लेट द डोर बी ओपन, तो क्या ओपन द डोर रहेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस V2 से कभी शुरू नहीं होता, ओपन द डोर रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या रहता है कि आपको V1 से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस, और आपको ऑब्जेक्ट देता है, ऑब्जेक्ट देता है ऐसा, और बाद में कॉम्प्लीमेंट भी देगा, तो आपको क्या करना रहता है यहाँ पर लेट द ऑब्जेक्ट है ना, लेट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का तीसरा फॉर्म गिवन, ये जो भी फॉर्म है इसको तीसरा कर देना V3, और बाकी चीजें जैसे कि वैसे लगा देंगे। लेट द ऑब्जेक्ट बी गिवन, ऐसा बोल सकते हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला। करेक्ट। कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री पढ़ानी है, बतानी है हमको किसकी, इसकी, और ये वेरी फ्यू बड़ा ग्रुप है, डिग्री का बड़ा ग्रुप है, तो कंपेरेटिव डिग्री में भी बड़ा ग्रुप चाहिए, और उसमें चाहिए रहेगा मोस्ट ऑर्डर या मेनी ऑर्डर आना चाहिए, देन मोस्ट ऑर्डर मेनी ऑर्डर आना चाहिए। पहले से पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है, मोस्ट ऑर्डर मेनी ऑर्डर आना चाहिए, देन के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा कि मोस्ट ऑर्डर जुडिशियल सिस्टम्स चाहिए हमें, प्लूरल, बड़ा ग्रुप है, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम आर नहीं आता, यहाँ पर ये सिंगुलर है ना, ई जाना चाहिए था, ये तो निकल गया पहले से। और देन के बाद में ना मोस्ट ऑर्डर सिस्टम्स चाहिए, यहाँ पे प्लूरल चाहिए। देन के बाद मोस्ट या मेनी ऑर्डर सिस्टम्स, प्लूरल चाहिए हमेशा, बड़ा ग्रुप रहा तो प्लूरल रहता उसमें। तो यहाँ पर देन देखो, देन के बाद में ना मोस्ट ऑर्डर आया, सही बात है, पर इसको जुडिशियल सिस्टम ये प्लूरल होना चाहिए था, तो सिंगुलर है गया। अब यहाँ पर बेटर देन एनी ऑर्डर नहीं आता, मेनी ऑर्डर या मोस्ट ऑर्डर आता, तो ये भी निकल गया। यहाँ पर देन एनी ऑर्डर आ गया, ये भी गया। यहाँ पर देन मोस्ट ऑर्डर जुडिशियल सिस्टम आ गया, एक ही जगह है जहां हम लोग क्लियरली देख सकते, इसलिए 4th नंबर का आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉडल ऑक्सिलरी शुड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाती ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी आपको देखनी है नीचे वाले सेंटेंस में से। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब आपकी जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी, स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी, तो उसके लिए मस्ट आपको करना ही है, मस्ट द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शोइंग मॉडल ऑक्सिलरी, तो जहाँ मस्ट है वो आंसर रहेगा, मैं नहीं मस्ट विल क्या, इसलिए आंसर क्या हमारा 4th। यूज इनफ, इनफ का इस्तेमाल करना है, इनफ, तो वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ आएगा, है ना, इसकी वेरी की जगह यूज करेंगे आप, इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ आएगा, क्योंकि ये इनफ है ना, ये इनफ नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव आता स्ट्रॉन्ग इनफ, एडजेक्टिव पहले आता, स्ट्रॉन्ग क्या नाउन है, और इनफ नाउन है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, खासियत है इसकी नाउन की, तो नाम से पहले आता है एडजेक्टिव। इसलिए हमको देखना है कि यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ दोनों नहीं आएंगे, कोई एक रहेगा, वेरी, एक तो वेरी यूज करो, इनफ यूज करो। यहाँ पर इनफ है, स्ट्रॉन्ग पहले है, ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग आएगा, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये सही है 3 नंबर का। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरनी है हमको यहाँ पे। व्हाट आर यू डैश इन द किचन कपबोर्ड, किचन में क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू क्या कर रहे हैं, क्या, तो लुकिंग फॉर आएगा, ढूंढना, लुकिंग फॉर मतलब किसी चीज को ढूंढने के लिए लुकिंग फॉर, तो सर्च की जगह पर यूज किया जाता है, और सही वहां पर वो है। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, इसका मतलब होता है टेक केयर, ध्यान रखना, इसका क्या मतलब है, ध्यान रखना। लुकिंग आफ्टर मतलब टेक केयर, ध्यान रखो। लुक ऑन मतलब देखते रहो, वॉच। लुक इन मतलब अपने अंदर देखो, खुद के कैरेक्टर को झांको। लुक इन मतलब अपने अंदर झांको कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में राशिद लग गया बच्चों, राशिद है, जिस क्वेश्चन हमने खत्म किया CPPT सेव करके टेलीग्राम पे डाल देता मैं, जो भी चाहिए वहाँ पे टेलीग्राम पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, सारे डाल देता आपको, सारे के सारे लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करो, सब मिल जाएंगे आप, ठीक है। मैं एक साथ फिर से रिपीट डाल देता, अगर मैं भूल गया हूँ तो अभी पूरे फिर से डाल देता। उसके अलावा कुछ भी डाउट होंगे तो कमेंट करके बताइए, या फिर कुछ मेरे से गलती हुई होगी तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।